हेलो एवरीवन, माय नेम इज़ मयंक कुलश्रेष्ठ। यू ऑल नो मी वेरी वेल। अगर आप मेरी लेक्चर सीरीज़ को फॉलो कर रहे हो, आई एम अ PhD मैथमेटिक्स। यू कैन सिंपली लर्न मोर अबाउट मी बाय सीइंग ऑन योर स्क्रीन। दीज आर माई क्रेडेंशियल्स, माई एल्मा मीटर विच इज़ हंसराज कॉलेज, एंड आई एम प्रेजेंटली वर्किंग एट अ स्कूल। आज की क्लास के अंदर हम डिफरेंशिएशन की कंसेप्ट को आगे ले जाते हैं। जो मेजर पोर्शन हमारा इसमें बचा हुआ था वो बचा हुआ था आपका कॉन्टिन्यूटी का, और 5.8 एक्सरसाइज के अंदर रोल्स थ्योरम एंड मीन वैल्यू थ्योरम, ये दो टॉपिक हमारे अभी, तीन टॉपिक इनफैक्ट हमारे बचे हुए हैं। तो इन तीनों टॉपिक को करने से पहले आपको क्या करना होगा, इसकी थ्योरी को समझना होगा। तो आज जो हम डिस्कस करेंगे आपके साथ, दैट वुड बी योर कॉन्टिन्यूटी। और कॉन्टिन्यूटी के अंदर भी आप थ्योरी को डिस्कस कर रहे हैं केवल। मैं आपके लिए, जैसे हम रेगुलर क्लास में करते हुए आए हैं कि मैं बोर्ड पर क्वेश्चन सॉल्व करता हूँ, उस तरीके का ये पोर्शन नहीं है। दिस इज सम काइंड ऑफ न्यू वीडियो फॉर ऑल ऑफ यू। और मुझे लगता है कि इसके थ्रू मैं पहले आपको जो इसका थ्योरेटिकल पार्ट है, कंसेप्ट, वो आपको समझा दूंगा। एक बार आपको जब थ्योरी समझ आ जाएगी क्वेश्चंस की कि हम कॉन्टिन्यूटी के अंदर डिस्कस क्या करना चाह रहे हैं, तो फिर आपसे क्वेश्चन सॉल्व होने लगेंगे, जिसको मैं अपनी नेक्स्ट वीडियो लेक्चर के अंदर लेके आऊँगा। सबसे पहले आप क्या करिए, आज की क्लास के अंदर इस वीडियो में मैं जिस कंसेप्ट को डिस्कस करूँगा, आप दो तरीके से उसको रिवाइज कर सकते हैं, और आपको वो रिवाइज करना पड़ेगा। या तो आप इसी वीडियो को दोबारा देख लें, या आप जो भी कुछ कंसेप्ट मैंने आपके साथ डिस्कस किए हैं उसको NCERT से फिर से रीड आउट करें और उसको वहाँ पर मार्क करें। क्योंकि जो भी कुछ मैं आगे यहाँ डिस्कस करूँगा वो NCERT का ही पोर्शन है। मैंने NCERT के ही कुछ स्क्रिप्ट उठाए हैं और उसको यहाँ आप लोगों के साथ डिस्कस किया है। तो कॉन्टिन्यूटी एक्चुअल में है क्या और उसको किस तरीके से डिफाइन किया जाएगा, सबसे पहले हमें इसको समझना होगा। उसको समझने के लिए आप अपनी NCERT के चैप्टर को खोलना और फर्स्ट पेज से आपको चीज़ें रीड आउट करना है, स्टार्ट करना है। तो हम इस कंसेप्ट को आगे ले जाते हैं और देखते हैं हमारा चैप्टर नंबर 5 विच इज़ कॉन्टिन्यूटी एंड डिफरेंशिएबिलिटी। जो उसका नाम है वो यही है, ठीक है। मैं आपके साथ अब जो मेजर पोर्शन डिस्कस करूंगा आज की क्लास में, हम केवल कॉन्टिन्यूटी के बारे में डिस्कशन करेंगे। कॉन्टिन्यूटी है क्या, उसको किस तरीके से समझना है। तो जैसे आप ये देख रहे हैं, यहाँ जहाँ मैं कर्सर लेके आया हूँ अपना, दिस वुड बी योर कॉन्टिन्यूटी। यहाँ से कॉन्टिन्यूटी वाला पार्ट स्टार्ट है। इससे पहले जो भी कुछ ये दिया हुआ है, इंट्रोडक्शन दिया हुआ है इसका, आप इसको रीड कर सकते हैं। इसमें हमने क्या क्या चीज़ें पढ़ी हैं वो सारी चीज़ें इसके अंदर दी हुई हैं। तो कॉन्टिन्यूटी को समझने के लिए पहले आपको क्या करना है, सबसे पहले आप उस कंसेप्ट को समझिए कि कॉन्टिन्यूटी को डिफाइन कैसे किया जाएगा। तो फॉर एन एग्जांपल, सबसे पहले आपके लिए एक एग्जांपल लिया गया है, उस एग्जांपल को समझो आप। जैसे कोई फंक्शन है f(x = 1 when x is less than equals to 0 and 2 when x is greater than 0। इस तरीके के मेजर क्वेश्चन आपने या मेजर फंक्शन आपने 11th क्लास में सीखे थे, जहाँ हमने लिमिट का डिस्कशन किया था, ठीक है। तो इस फंक्शन के बारे में अगर आप देखोगे, जब इसका डोमेन 0 से छोटा होगा तो वो फंक्शन क्या वैल्यू ज्यूम करेगा, 1 वैल्यू ज्यूम करेगा। जो यहाँ लिखा हुआ है क्लियरली आप देख सकते हो, यहाँ क्लियरली लिखा हुआ है कि x जब भी छोटा होगा 1 से तो क्या वैल्यू ज्यूम करेगा, वो 1 वैल्यू ज्यूम करेगा। और जब भी x 0 से बड़ा होगा तो वैल्यू क्या ज्यूम होगी, 2 वैल्यू ज्यूम होगी। अब अगर आप इसका ग्राफ बनाने की कोशिश करेंगे तो इसका ग्राफ ये है, जैसे यहाँ इसने y एक्सेस और ये वाली आपको x एक्सेस दी हुई है। देखो, जब भी x 0 से छोटा है या इक्वल है तो हमेशा वो वैल्यू क्या ज्यूम कर रहा है, 1। इसका मतलब y की वैल्यू क्या है, 1। तो ये जो स्ट्रेट लाइन ड्रॉ की गई है उसका डोमेन क्या है, लेस देन 0। और वो स्ट्रेट लाइन क्यों ज्यूम की गई है, क्योंकि उसकी कांस्टेंट वैल्यू आ रही है 1। हमेशा वो क्या वैल्यू देगा, 1। और जब आप 0 रखोगे x की जगह, तो x की जगह 0, यानी कि इक्वलिटी का साइन कहाँ इन्वॉल्व है, ऊपर वाले पोर्शन पे। तो आप यहाँ वैल्यू क्या रख के चलोगे, 1, जो इन्होंने इसको डार्क फॉन्ट से मार्क किया। अगले पार्ट में हम बात करते हैं कि जब x 0 से बड़ा होगा तो आपका आंसर क्या आने वाला होगा, 2 आ रहा होगा। उसका जो इन्होंने ग्राफ डिस्कस किया है वो आप देखिए, यहाँ क्या डिस्कस किया गया है, ये वाली जो लाइन ड्रॉ की गई है ये क्या रिप्रेजेंट करती है कि जब भी x 0 से बड़ा होगा तो फंक्शन क्या वैल्यू ज्यूम कर रहा है, 2 वैल्यू ज्यूम कर रहा है। अच्छा, यहाँ पर ये जो सर्कल बनाया गया है, आप इस डॉट को देख रहे हैं, ये डार्क नहीं है, तो इसका मतलब ये वाला पॉइंट यहाँ पर इन्वॉल्व नहीं होगा, ठीक है। अब इस फंक्शन के बारे में क्या कहा हुआ है, दिस फंक्शन इज ऑफ कोर्स डिफाइंड एट एवरी पॉइंट ऑफ रियल लाइन। ये रियल लाइन पे डिफाइंड है, क्योंकि 0 से लेस देन वाले सबके लिए डिफाइन है, 0 से ग्रेटर देन वाले सभी के लिए आपका डिफाइन है, ठीक है। अब जो पॉइंट आपने लिए थे
आप ये मानिए कि जब जीरो के लेफ्ट हैंड साइड में आप ले रहे होंगे वैल्यूज़ को, तो इन्होंने क्या क्या पॉइंट लिए हैं, से -0.1, -0.001, -0.001। तो आप क्या कर रहे हो, लेफ्ट हैंड साइड से आप लेफ्ट हैंड साइड से किसकी तरफ अप्रोच कर रहे हो, जीरो की तरफ अप्रोच कर रहे हो, और वहाँ हमेशा वैल्यू क्या आ रही है 1, क्योंकि वो इस डोमेन को सेटिस्फाई करेगा, ये जो डोमेन दिया हुआ आपका। जब आप 1 से बड़ी वैल्यू रखते हो, अब 1 से बड़ी वैल्यू सॉरी 0 से बड़ी वैल्यू रखते हो, तो 0 से बड़ी वैल्यू क्या है आपके पास, 0.1, 0.001, तो उसके लिए ग्राफ ये दिया हुआ है, ठीक है। अब इसी में अगर हम आगे जाएं, तो आगे जब आप जाओगे तो क्या है इसके अंदर वो समझिए। उन 0 से बड़ी वैल्यूज़ के लिए वो 0.1 थी, 0.001 थी, 0.001 ले सकते हैं, वहाँ पर वैल्यू क्या अज्यूम हो रही है, 2 वैल्यू अज्यूम हो रही है। तो आप इसको इस तरीके से समझिए कि लेफ्ट हैंड साइड पर जो फंक्शन की वैल्यू आ रही है वो कितनी आ रही थी, 1 आ रही थी, और राइट हैंड साइड पर जो फंक्शन की वैल्यू आ रही है वो कितनी आ रही है, 2 आ रही है। तो उस चीज़ को इन्होंने यहाँ लिखा हुआ है, यूजिंग द लैंग्वेज ऑफ लेफ्ट हैंड एंड राइट हैंड लिमिट वी में से दैट लेफ्ट हैंड लिमिट ऑफ f इज 0, f एट 0 इज 1 एंड राइट हैंड लिमिट इज 2। देखो लेफ्ट हैंड पर जो वैल्यू आ रही है वो 1 आ रही है और राइट हैंड पर 2 आ रही है। अब हमने 11th क्लास के अंदर जो कंसेप्ट सीखा था उसके अंदर क्या था कि किसी भी फंक्शन की लिमिट किसी पर्टिकुलर पॉइंट पर कब एग्जिस्ट करेगी, जब उसकी लेफ्ट हैंड लिमिट और राइट हैंड लिमिट सेम होगी। तो इस पर्टिकुलर एग्जाम्पल के अंदर आपकी लेफ्ट हैंड लिमिट और राइट हैंड लिमिट कंसाइड नहीं कर रही। अगर लिमिट कंसाइड नहीं कर रही तो इसका मतलब इस फंक्शन की लिमिट तो एग्जिस्ट नहीं कर रही। ये आपको पहली बात समझ आ गई कि लिमिट एग्जिस्ट कर रही है या नहीं कर रही, क्योंकि जो कॉन्टिन्यूटी के कंसेप्ट है वो लिमिट के कंसेप्ट पर ही है, ठीक है। अब दूसरी चीज़ इन्होंने यहाँ नोट करके दी हुई है, मैं उसको हाईलाइट करता हूँ, आपको समझ आएगी, मैं यहाँ मेजर मार्क कर रहा हूँ। जैसे देखो लिखा क्या हुआ है, नोट दैट व्हेन वी ट्राई टू ड्रॉ द ग्राफ, इस फंक्शन का जो आपने पीछे ग्राफ देखा था, वी कैन नॉट ड्रॉ इट इन 1 स्ट्रोक, दैट इज विदाउट लिफ्टिंग पेन फ्रॉम द प्लेन ऑफ द पेपर। तो जब आपने इस फंक्शन का ग्राफ बनाया, जैसे अभी ये जो फंक्शन था आपका, यहाँ पर जो फंक्शन दिया हुआ है, जब आप इसका ग्राफ बनाओगे, आप लेफ्ट हैंड साइड से आ रहे हो, यहाँ तक आए 1 वैल्यू आ रही है, फिर आपको पेन को उठाना पड़ेगा, तब आप ऊपर की तरफ जाओगे। ऐसा तो नहीं है कि ये वैल्यू ऊपर तक जाएगी, नहीं। तो जब आपने क्या किया, अगर किसी फंक्शन का ग्राफ आप बिना पेन को उठाए नहीं बना पाओगे, तब आप क्या कहोगे, आगे इसमें रीड करते हैं क्या कहा गया। In fact, we need to lift the pen when we come to 0 from left. This is one instant of function being not continuous at x equals to 0. तो इसने कहा कि यहाँ पर ये फंक्शन कॉन्टिन्यूस नहीं है। उसका रीज़न सिंपल सा ये है कि आप जब इसका ग्राफ बना रहे थे तो आपको पेन को उठाना पड़ा, लिफ्ट करना पड़ा, और जब भी किसी फंक्शन का इसका मतलब ग्राफ बनाते हैं और वो ग्राफ विदाउट लिफ्टिंग पेन बनेगा तो फंक्शन कैसा हो जाएगा, कॉन्टिन्यूस हो जाएगा। और अगर आपको पेन को पिक करना पड़ा, उठाना पड़ा, अपने पोजीशन से हटाना पड़ा, तब हम क्या कहेंगे, उस फंक्शन को कॉन्टिन्यूस नहीं कहेंगे। तो अब आप अपने माइंड में उन सारे ग्राफ के बारे में सोचिए जिनको आपने कॉन्टिन्यूस फ्लो के अंदर बनाया था, मतलब जहाँ आप क्या कर रहे थे, बिना पेन को उठाए आप किसी फंक्शन का ग्राफ ड्रॉ कर रहे थे। तो ऐसा ग्राफ हमारे पास साइन एक्स का ग्राफ था। साइन एक्स का ग्राफ आप कॉन्टिन्यूस ग्राफ बना रहे थे, लगातार बनता है, वो वेव फॉर्म का जो ग्राफ होता है। सेम फॉर्म में आप कॉस एक्स का ग्राफ बना रहे थे, मॉड एक्स का ग्राफ बना रहे थे। तो ये सारी चीज़ें क्योंकि आपने 11th क्लास के अंदर सीखी हुई है, वहाँ इनके ग्राफ आप लोगों ने समझे होंगे, ठीक है। इसी कंसेप्ट को आगे ले जाते हैं और एक और फंक्शन के बारे में डिस्कशन करते हैं। जैसे ये फंक्शन देखिए, अभी जैसे पिछले वाले क्वेश्चन के अंदर क्या था कि हमारी लिमिट भी एग्जिस्ट नहीं कर रही थी। क्यों? क्योंकि 0 के लेफ्ट हैंड साइड पर वैल्यू आ रही थी 1 और 0 के राइट हैंड साइड पर वैल्यू आ रही थी 2। वो दोनों वैल्यू कंसाइड नहीं कर रही थी और फंक्शन कॉन्टिन्यूस भी नहीं था। इस पर्टिकुलर एग्जाम्पल को देखते हैं। भाई अगर आप ये कहा गया कि जब भी x 0 नहीं है, तो 0 नहीं है मतलब ये वाला कंसेप्ट है, x 0 कहाँ नहीं है, इस वाले पॉइंट पर नहीं है, तब तो वो वैल्यू कितनी लेगा 1। और जब भी x 0 होगा तब वो वैल्यू क्या लेने वाला है 2। जब आप इसका ग्राफ ड्रॉ करके देखेंगे तो 0 के लेफ्ट हैंड साइड मतलब इस पॉइंट से आप लेफ्ट की तरफ जब जाओगे तो सारी वैल्यूज़ क्या आ रही हैं 1 आ रही हैं, जैसा इस क्वेश्चन के फंक्शन में दिया हुआ है। और जब राइट हैंड साइड की तरफ जाओगे तब क्या सारी वैल्यूज़ आएंगी 1 आएंगी, क्योंकि फंक्शन में ये कहा गया जब भी 0 नहीं होगा तब आपको हमेशा 1 रखना है। और 0 पर अगर वैल्यू निकालनी है तो 0 पर उसने क्या कहा हुआ है, 0 पर वो वैल्यू क्या देगा 2 दे रहा होगा आपको। तो यहाँ देखो आपको जब आपने 0 लिया तो फिर आपने फंक्शन का डॉट जो मार्क किया है, जो डार्क सर्कल बनाया है ये, दैट वुड बी ऑन 2। तो ये जो पर्टिकुलर फंक्शन है इसकी लेफ्ट हैंड लिमिट की बात करेंगे तो आपकी क्या आ रही है, लेफ्ट हैंड लिमिट कितनी आ रही है 1 आ रही है, और राइट हैंड लिमिट कितनी आ रही है इसकी 1 आ रही है। तो इस पर्टिकुलर फंक्शन की 0 पर लिमिट तो एग्जिस्ट कर रही है, इस पर्टिकुलर फंक्शन की 0 पर लिमिट तो एग्जिस्ट कर रही है, पर
ये फंक्शन कॉन्टिन्यूस नहीं है। क्यों? क्योंकि आप जब जीरो पर थे, इसका मतलब इस पॉइंट पर ये जो एक्स एक्सिस पर जीरो दिखा रखा है उसके लिए आपने वैल्यू क्या लगी, 2 लिखी। तो ग्राफ आप कॉन्टिन्यूस ड्रॉ नहीं कर रहे। आपको लेफ्ट हैंड साइड से जब आप यहाँ तक आए, फिर आपको जब जीरो पर आना था तो आप इसको उठा के कहाँ लेके गए अपने पेन को, इस पर्टिकुलर पॉइंट पे, ये जो पॉइंट है यहाँ लेके गए। और फिर उसके बाद आप वापस जैसे ही आप राइट हैंड साइड की तरफ जाएंगे जीरो के, तो फिर आपने इस ग्राफ को यहाँ कंटिन्यू किया। तो ये पर्टिकुलर एग्जांपल था जहाँ फंक्शन कॉन्टिन्यूस नहीं है बट उसकी लिमिट एग्जिस्ट कर रही है। अगर मैं फंक्शन की, इस पूरे फंक्शन की, ये जो वाई एक्स एफ एक्स फंक्शन दिया हुआ है, इसकी लिमिट की बात आपसे करूँगा तो आप इसकी लिमिट मुझे क्या बताओगे? लिमिट मुझे बताओगे इसकी 1। क्यों? क्योंकि जीरो के लेफ्ट हैंड साइड और राइट हैंड साइड पर जो वैल्यू आएगी वो क्या आएगी, 1 आएगी। लेकिन ये फंक्शन कॉन्टिन्यूस नहीं है। तो इसका मतलब एक केस हमने सीखा जहाँ फंक्शन की लिमिट एग्जिस्ट नहीं कर रही थी और फंक्शन कॉन्टिन्यूस नहीं था। दूसरे एग्जाम्पल के अंदर हमने क्या सीखा कि फंक्शन की लिमिट तो एग्जिस्ट कर रही है लेकिन फंक्शन इंस्टेड क्या है, कॉन्टिन्यूस नहीं है। तो यहाँ पर नेवली क्या लिखा हुआ है, देखो यहाँ इन्होंने कुछ आगे लिखा हुआ है, नेवली वी में से दैट अ फंक्शन इज कॉन्टिन्यूस एट अ पॉइंट इफ वी कैन ड्रॉ द ग्राफ ऑफ द फंक्शन अराउंड दैट पॉइंट विदाउट लिफ्टिंग द पेन फ्रॉम द प्लेन ऑफ द पेपर। तो किसी पॉइंट के अबाउट अगर कॉन्टिन्यूटी की डिस्कशन करना है तो आप ये सोचो उस पॉइंट के अबाउट कि हम क्या उसके अबाउट जब उसका ग्राफ बना रहे हैं फंक्शन का, तो बिना पेन को उठाए आप ग्राफ बना पा रहे हो या नहीं बना पा रहे हो। अगर ऐसा आप कर पा रहे हो तो क्या होगा, फंक्शन की लिमिट एग्जिस्ट कर रही होगी और वो कॉन्टिन्यूस भी होगा क्योंकि आप उसका ग्राफ कॉन्टिन्यूस बना पा रहे हो। ठीक है, आगे इसकी डेफिनेशन को समझते हैं। सबसे पहले डेफिनेशन किसकी, कॉन्टिन्यूटी ऑन अ पॉइंट। एक पॉइंट के ऊपर कॉन्टिन्यूटी की बात करेंगे। यहाँ पर हम कोई भी एक आपने डोमेन से पर्टिकुलर पॉइंट उठाना है और उस पर कॉन्टिन्यूटी की बात करना है। तो देखो क्या लिखा हुआ है, सपोज एफ इज अ रियल फंक्शन। एफ कोई आपने रियल फंक्शन मान लिया। रियल फंक्शन का मतलब उसकी रेंज क्या है, रियल है, ऑन अ सबसेट ऑफ रियल नंबर, और वो रियल नंबर के ऊपर ही एक फंक्शन डिफाइन किया गया था। ठीक है, एंड लेट सी बी एनी पॉइंट इन द डोमेन ऑफ एफ। आपने उस फंक्शन का जो डोमेन था, क्योंकि वो रियल नंबर है तो आपने वहाँ से एक पॉइंट ले लिया सी, कोई भी पॉइंट हो सकता है वो डोमेन में। देन एफ इज कॉन्टिन्यूट एट सी, एफ सी पर कॉन्टिन्यूस होगा इफ लिमिट ऑफ एफ एक्स व्हेन एक्स टेंड्स टू सी इज नथिंग बट इक्वल्स टू एफ ऑफ सी। मतलब क्या हुआ, अगर फंक्शन की लिमिट पर्टिकुलर पॉइंट के अबाउट किसके इक्वल आ जाती है, फंक्शन की वैल्यू एट दैट पर्टिकुलर पॉइंट, तब आप क्या कहोगे, फंक्शन को कॉन्टिन्यूस कहेंगे। इन्होंने मोर एलेबोरेटली क्या लिखा हुआ है, इफ द लेफ्ट हैंड लिमिट एंड द राइट हैंड लिमिट ऑफ द एंड द वैल्यू ऑफ द फंक्शन एट एक्स इज इक्वल्स टू सी एग्जिस्ट। तीनों चीजें एग्जिस्ट करनी चाहिए। क्या लिखा है, if the left hand limit, right hand limit and the value of the function at x is equals to c exist and equals to each other, ये तीनों वैल्यू आपस में इक्वल होनी चाहिए, then f is said to be continuous at x is equals to c। तो आप क्या कहोगे, उस पर्टिकुलर पॉइंट पर उस फंक्शन को क्या कहेंगे, हम कॉन्टिन्यूस कहेंगे। c के अबाउट वो क्या हो गया, कॉन्टिन्यूस हो गया। अच्छा, दूसरी चीज यहाँ रिकॉल करके इन्होंने क्या लिखा हुआ है, रिकॉल दैट if the right hand limit and left hand limit at x is equals to c coincide, then we say that the common value is the limit of the function। अगर लेफ्ट हैंड लिमिट और राइट हैंड लिमिट इक्वल हो जाती है तब आप ये कहते हो कि लिमिट एग्जिस्ट कर रही है एट एक्स इज इक्वल्स टू सी। लेकिन अ फंक्शन इज कॉन्टिन्यूस एट एक्स इज इक्वल्स टू सी, इन्होंने यहाँ लिखा हुआ है, देखो आगे, अ फंक्शन इज कॉन्टिन्यूस एट एक्स इज इक्वल्स टू सी इफ द फंक्शन इज डिफाइंड एट एक्स इज इक्वल्स टू सी। उस पॉइंट पर फंक्शन डिफाइन होना चाहिए। And if the value of the function at x is equals to c equals to the limit of the function at x is equals to c। मतलब क्या हुआ कि लिमिट किसकी इक्वल होगी, वैल्यू ऑफ द फंक्शन की इक्वल होगी, तब हम कहेंगे फंक्शन कॉन्टिन्यूस है उस पर्टिकुलर पॉइंट पर। ध्यान रखना कि पॉइंट की बात की है मैंने अभी, यहाँ आपसे और कोई डिस्कशन नहीं किया गया कि आप एक पॉइंट के अबाउट किस तरीके से इसकी लिमिट निकालोगे, ये मैंने आप लोगों को समझा दिया। यहाँ तक बात समझ आ गई। अदरवाइज अगर ऐसा नहीं होगा, या तो लिमिट एग्जिस्ट नहीं करनी, दोनों में से कोई भी, लेफ्ट हैंड लिमिट एग्जिस्ट नहीं करेगी, फंक्शन कॉन्टिन्यूस नहीं होगा, राइट हैंड लिमिट एग्जिस्ट नहीं करेगी, फंक्शन कॉन्टिन्यूस नहीं होगा, फंक्शन की वैल्यू एट एक्स इज इक्वल्स टू सी एग्जिस्ट नहीं करेगी तो भी फंक्शन कॉन्टिन्यूस नहीं होगा। या सपोज करो लिमिट तो इक्वल आ गई लेकिन वैल्यू इक्वल नहीं आ रही तो भी वो फंक्शन कॉन्टिन्यूस नहीं होगा। उस केसेस में आप फंक्शन को क्या बोलोगे, डिसकॉन्टिन्यूस फंक्शन। क्या रीड करेंगे उसको, डिसकॉन्टिन्यूस फंक्शन। ठीक है, यहाँ तक बात समझ आ गई। इसके आगे देखिए, हमने एक एग्जाम्पल लिया जो एनसीईआरटी के अंदर पहला एग्जाम्पल है, फर्स्ट एग्जाम्पल आप एनसीईआरटी में खोल के चेक कर सकते हो। एग्जाम्पल है आपका, check the continuity of function f given by fx is equals to 2x plus 3 at x is equals to 1। अब यहाँ ध्यान देने वाली बात क्या है कि आपको ये जो पॉइंट है, पॉइंट पहले से गिवन है क्वेश्चन के अंदर, आपको पॉइंट गिवन है x is equals to 1।
आपको जो कॉन्टिन्यूटी चेक करनी है वो इस पॉइंट के ही अराउंड चेक करनी है। क्या? इस पॉइंट के अबाउट चेक करनी है। 11th क्लास के अंदर जब आपने लिमिट का डिस्कशन किया था, जहाँ सिंपल फंक्शन होते थे, पॉलिनोमियल फंक्शन होते थे, और वहाँ अपना जो नेचर चेंज नहीं करेगा फंक्शन, तो उस केस में हमने लिमिट क्या सीखी है, हम डायरेक्ट वैल्यू सब्स्टिट्यूट कर देते थे। क्या करते थे? डायरेक्ट वैल्यू सब्स्टिट्यूट। तो इन्होंने क्या कहा, फर्स्ट नोट दैट द फंक्शन इज डिफाइंड एट द गिवन पॉइंट x इज इक्वल्स टू 1। आप x की वैल्यू 1 डाल के देखो तो फंक्शन डिफाइन हो रहा है, और उसकी वैल्यू कितनी आ रही है, 2 × 1 2 हो गया, प्लस 3 करेंगे तो 2 + 3 5। तो उसने कहा इट्स वैल्यू इज 5। ये बात समझ आ गई आपको कि 1 पर उसकी वैल्यू कितनी आ रही है, 5 आ रही है। और जब लिमिट हमने डाला तो लिमिट x टेंड्स टू 1 fx, यही लिखने का तरीका था लिमिट को। आपने fx की जगह फंक्शन डाल दिया, दैट वुड बी 2x + 3। और लिमिट डालने के लिए आपने लेफ्ट और राइट हैंड लिमिट का कंसेप्ट यहाँ नहीं करना, क्योंकि फंक्शन अपना नेचर चेंज नहीं कर रहा। तो डायरेक्ट आप वैल्यू सब्स्टिट्यूट करिए, वो कितनी आ गई, 2 × 1 + 3 अगेन 5। अब ये देखो क्या लिखा हुआ है, लिमिट x टेंड्स टू 1 fx इज इक्वल्स टू 5 विच इज इक्वल्स टू वैल्यू ऑफ फंक्शन एट 1। इसको आप इस तरीके से समझिए, क्या कहा मैंने, लिमिट x टेंड्स टू 1 fx इज इक्वल्स टू 5 विच इज इक्वल्स टू वैल्यू ऑफ फंक्शन एट f इज इक्वल्स टू 1। ठीक है, तो क्योंकि ये दोनों वैल्यू, लिमिट और फंक्शन की वैल्यू उस पर्टिकुलर पॉइंट पर क्या इक्वल आ गई हैं, तो हम कहेंगे फंक्शन कैसा हो गया, कॉन्टिन्यूस हो गया। ठीक है, सिमिलर आपका सेकंड एग्जांपल है, जहाँ फंक्शन आपको x² दिया हो, यहाँ fx इज इक्वल्स टू x² दिया, और किस पर चेक करना है, 0 पर। तो एक बार आप यहाँ वैल्यू डाल के देखो, x की जगह जब 0 डालेंगे तो क्या बनेगा, 0 वैल्यू आ रही होगी। वो उसने कहा फर्स्ट नोट दैट द फंक्शन इज डिफाइंड एट द गिवन पॉइंट x इज इक्वल्स टू 0 एंड इट्स वैल्यू इज 0। ठीक है, तो 0 वैल्यू आ गई। लिमिट के लिए आप वही कंसेप्ट, लिमिट x टेंड्स टू 0 fx, और fx की जगह जो फंक्शन है आपका दैट वुड बी योर x²। वैल्यू डाल दिया आपने और सिंप्लीफाई करके देखा तो वो भी कितना आ रहा है, 0 आ रहा है। फिर से क्या हुआ, फंक्शन की लिमिट एट x टेंड्स टू 0 किसके इक्वल आ गई, 0 के इक्वल, और वही किसके इक्वल था, फंक्शन की वैल्यू एट 0। तो जब ऐसा होगा, दोनों चीज़ें इक्वेट करेंगे, लिमिट एग्जिस्ट किसके इक्वल होगी, फंक्शन की वैल्यू एट दैट पर्टिकुलर पॉइंट, तब हम क्या कहेंगे, फंक्शन कॉन्टिन्यूस। तो ये दो एग्जाम्पल आप लोगों को समझ आ गए। यहाँ मेजर पोर्शन जो ध्यान रखने वाला है कि लिमिट एग्जिस्ट कर रही थी, हर पॉइंट जो पर्टिकुलर पॉइंट दिया हुआ उस पर लिमिट एग्जिस्ट कर रही है, और फंक्शन की वैल्यू भी उस पर्टिकुलर पॉइंट पर एग्जिस्ट कर रही है। ठीक है, तो ये दो एग्जाम्पल मैंने आप लोगों के साथ डिस्कस कर दी हैं। देखो थोड़ा सा मुश्किल लग रहा होगा आपको, क्योंकि यहाँ मैं कुछ लिख के नहीं दिखा रहा आपको। जो लिखने वाला पोर्शन है उसको मैं कल करूँगा, मतलब नेक्स्ट वीडियो के अंदर। ये जो आप पढ़ रहे हो, जो भी आप वीडियो के अंदर ऑडियो सुन रहे हो, आपको क्या करना है, उसको एनालाइज करना है। मैंने ये ज़रूर कहा है कि आप इसको एक तो 2 बार सुनो, दूसरा एनसीईआरटी के अंदर जो भी कुछ लिखा हुआ है, अगर आपने वो थ्योरी नहीं पढ़ी तो आपको ये समझ नहीं आएगा। ये फैक्ट सी बात है, क्योंकि कॉन्टिन्यूटी बहुत मुश्किल टॉपिक है अपने आप में। जनरली इसको क्लास के अंदर कराना बेटर होता है, क्योंकि वहाँ बच्चे का प्रेजेंस होती है, वो अपने डाउट्स को पूछ पाता है। अब यहाँ आप मुझसे एट रैंडम तो डाउट नहीं पूछोगे, ठीक है। अगर आपने कोई कंसेप्ट पढ़ा, उसको दोबारा रीड किया और आपको फिर भी कुछ कन्फ्यूजन रह जाता है, तो आप मुझे उसको कमेंट बॉक्स में लिख के बता दोगे। लेकिन एक जो होता है फेस टू फेस जो क्लास होती है, उसमें ये टॉपिक ज़्यादा बेटर समझ आएगा। लेकिन फिर भी मैंने कोशिश की है कि मैं आपको पहले जो भी कुछ थ्योरी वाला पार्ट था, जो भी कुछ कंसेप्चुअल पार्ट था, पहले वो समझा दूँ, और उसके बाद फिर हम इसके नेक्स्ट क्लास में क्वेश्चन डिस्कस करेंगे। तो एटलीस्ट आपके पास उसका जो बेसिक कंसेप्ट होता है, क्वेश्चन को किस तरीके से हैंडल करना है, ये आपको पता होगा। तो आपने इन 2 एग्जाम्पल में ये चीज़ सीखी कि अगर पॉइंट दिया हुआ है और फंक्शन डिफाइन है, तो हम डायरेक्टली उसको क्या कर सकते हैं, उसकी वैल्यू फाइंड आउट कर सकते हैं और उसकी क्वांटिटी के बारे में डिस्कशन कर सकते हो। ठीक है, अब आगे देखते हैं कि आगे क्या है। जैसे फंक्शन, तीसरा फंक्शन जो डिफाइन किया गया, या तीसरा जो एग्जांपल है, यहाँ अपना नेचर चेंज कर रहा है। मैंने कुछ इस तरीके का क्वेश्चन पिक किया और मॉडुलस एक्स फंक्शन पिक किया है। क्या फंक्शन है, इंपॉर्टेंट है ये, 1 मार्क में क्वेश्चन आ सकता है आपका कि मॉडुलस फंक्शन कॉन्टिन्यूस होता है या नहीं होता। ठीक है, तो क्वेश्चन है डिस्कस द कॉन्टिन्यूटी ऑफ द फंक्शन एफ गिवन बाय एफ एक्स इज इक्वल्स टू मॉड एक्स एट एक्स इज इक्वल्स टू 0। पॉइंट होना जरूरी था, बिना पॉइंट के आप उसकी कॉन्टिन्यूटी का डिस्कशन नहीं करोगे, क्योंकि जो डेफिनेशन आपने सीखी है वो किस पर सीखी है, पॉइंट के ऊपर वो डेफिनेशन सीखी है ना। तो हमने क्या किया, पॉइंट के ऊपर इसका डिस्कशन किया। एफ एक्स इज इक्वल्स टू क्या है, अगर रीडिफाइन करोगे आप मॉडुलस फंक्शन को, तो क्या होता है, एफ एक्स इज इक्वल्स टू माइनस एक्स जब भी एक्स लेस देन 0 होगा। इसलिए तो पॉजिटिव बना देता भाई, अगर कोई आपने नेगेटिव नंबर लिया, उसको माइनस से मल्टीप्लाई कर दो, अल्टीमेटली वो क्या हो जाएगा, पॉजिटिव हो जाएगा। फॉर एग्जाम्पल, जैसे आप अपने डोमेन, जैसे यहाँ जो फंक्शन दिया हुआ है, ये जो दिया हुआ है एक्स लेस देन 0, तो एक्स लेस देन 0 का मतलब 0 से छोटा कोई नंबर ले लो, से -1, और वो क्या करेगा, वो कह रहा है कि उसको माइनस से मल्टीप्लाई कर देना है। तो -1 को माइनस से मल्टीप्लाई करोगे, क्या आंसर आएगा, प्लस का 1 आंसर आने वाला है। तो मॉडुलस फंक्शन क्या करता है, पॉजिटिव बना देता है चीज़ों को। तो उसके लिए उसको रीडिफाइन इस तरीके से किया जाता है। और जब x 0 से बड़ा होगा, x 0 से बड़ा होने का मतलब ये वाला डोमेन हो गया,
इसमें क्या करोगे आप, पॉजिटिव वैल्यू रखोगे। इससे अगर 2 लिया आपने वैल्यू तो उसको एज इट इज 2 रख देगा, ठीक है। अब इसकी कॉन्टिन्यूटी की बात करनी है तो आप 3 चीज़ समझ के चलो, आपको लेफ्ट हैंड लिमिट लेके जानी है, आपको राइट हैंड लिमिट निकालनी है और फंक्शन की वैल्यू एट 1 निकालनी है, 0 पर निकालनी है, क्योंकि हमारा पॉइंट क्या दे रखा है 0। अब देखो 0 की इक्वलिटी कहाँ आ रही है, 0 की इक्वलिटी इस वाले डोमेन में आ रही है, x इज ग्रेटर देन इक्वल्स टू 0। जब आपको 0 निकालना है तो आपको क्या रखना है, एज इट इज वैल्यू रखनी है, उसमें पॉजिटिव रखना है उसको। तो क्लियरली द फंक्शन इज डिफाइंड एट 0, 0 पर डिफाइंड है, और फंक्शन की वैल्यू एट 0 जैसे इन्होंने f0 से लिखा है वो कितनी आएगी 0, क्योंकि आपने इस वाले x की जगह क्या रख देना है, 0 रख देना है, तो वो वैल्यू कितनी आ गई 0। अब लेफ्ट हैंड लिमिट ऑफ f एट 0 इज, लेफ्ट हैंड लिमिट का मतलब 0 नेगेटिव लिखा जाता है उसको, आपने 11th क्लास के अंदर ये सीखा था, x टेंड्स टू 0 नेगेटिव, मतलब आप 0 को कहाँ से अप्रोच कर रहे हो, आप 0 को अप्रोच कर रहे हो नेगेटिव साइड से, ठीक है। और fx आपका फंक्शन है, फंक्शन क्या था आपका, फंक्शन है आपका, जब भी 0 से छोटी वैल्यू लेंगे तो आप क्या रखोगे उसकी जगह -x टेंड्स टू 0 नेगेटिव। अब आपने क्या करना है, 0 -h लिखना होता है उसको, अगर आप 0 -h डालोगे और h की वैल्यू कहाँ टेंड करती है 0 को, तो अल्टीमेटली वो आंसर आपको क्या देगा 0। सेम विद राइट हैंड लिमिट, राइट हैंड लिमिट के अंदर क्या करोगे, x टेंड्स टू 0 पॉजिटिव, लिमिट fx व्हेन x टेंड्स टू 0 पॉजिटिव, मतलब x कहाँ से अप्रोच कर रहा है, 0 के राइट हैंड साइड से अप्रोच कर रहा है, इसीलिए उसको 0 पॉजिटिव लिखा गया। और उस केस में फंक्शन क्या है, जब भी x 0 से बड़ा होगा, फंक्शन है आपका x, तो इन्होंने fx की जगह क्या डाल दिया, x डाल दिया, और फिर से आप x की वैल्यू 0 डाल दो, क्यों, क्योंकि आप 0 पर चेक करें, तो आंसर क्या है 0। आप चेक करो तीनों वैल्यूज, फंक्शन की वैल्यू एट 0 कितनी आ रही है 0, लेफ्ट हैंड लिमिट कितनी आ रही है 0, राइट हैंड लिमिट कितनी आ रही है 0। Thus the left hand limit, right hand limit and the value of function coincide at x is equals to 0। क्योंकि ये तीनों वैल्यू इक्वल आ गई, तब आपने क्या किया, फंक्शन इज कंटिन्यूअस एट x is equals to 0। पुराने दोनों एग्जांपल से कैसे डिफरेंट था, पुराने दोनों एग्जांपल के अंदर फंक्शन का नेचर चेंज नहीं हो रहा था। जब नेचर चेंज नहीं होता तो आप डायरेक्ट वैल्यू सब्स्टिट्यूट करोगे, जहाँ फंक्शन का नेचर चेंज होगा किसी पर्टिकुलर पॉइंट पर और उसके बाद उसकी कंटिन्यूटी पूछी जाएगी, तो आप क्या करोगे, लेफ्ट हैंड लिमिट और राइट हैंड लिमिट सॉल्व करोगे, तभी आप ये बता पाते हो कि फंक्शन कॉन्टिन्यूस है या नहीं है। तो दूसरी चीज़ जो आपने मेजर ध्यान रखनी है वो क्या रखनी है, क्या फंक्शन अपना नेचर बदल रहा है या नहीं बदल रहा, जिस पॉइंट के अबाउट उसकी कॉन्टिन्यूटी का डिस्कशन किया गया है। अगर नहीं बदल रहा तो पहले दो जो कंसेप्ट हमने सीखे थे, पहले दो जो एग्जाम्पल हमने पढ़े हैं उसके कंसेप्ट पर काम करना है। और अगर वो अपना नेचर बदल रहा है तो जैसे आपके सामने एग्जाम्पल नंबर 3 जो आपकी स्क्रीन पर है उस तरीके का काम करना है, ठीक है ना, ये आप ध्यान रखिए, ठीक है। चलिए आगे समझते हैं कि आगे क्या है। डेफिनेशन है आपकी कॉन्टिन्यूटी ऑन एन इंटरवल। अभी जो आपने पहले पढ़ा था वो क्या था, कॉन्टिन्यूटी ऑन अ पॉइंट, एक पॉइंट के अबाउट थी। अब आप बात कर रहे हो किसके अबाउट, एक इंटरवल के अबाउट, ठीक है। इंटरवल के अबाउट कैसे डिस्कशन होगा, तो देखो डेफिनेशन आप सबसे पहले पढ़ो, डेफिनेशन आप अपनी एनसीईआरटी में उसको हाईलाइट कर लेना, क्योंकि अगर आपको वो चीज़ें क्लियर नहीं होंगी तो क्वेश्चन नहीं बनेंगे आपसे, है ना। तो मेजर पार्ट है आपको समझ आना चाहिए कंसेप्ट। डेफिनेशन है मेरी, अ रियल फंक्शन एफ इज सेड टू बी कॉन्टिन्यूस। रियल फंक्शन का मतलब जिसकी रेंज रियल नंबर होगी, इज सेड टू बी कॉन्टिन्यूस इफ इट इज कॉन्टिन्यूस एट एवरी पॉइंट इन द डोमेन ऑफ एफ। तो किसी फंक्शन को इंटरवल के ऊपर जो उसका डोमेन होगा, क्योंकि यहाँ पर हमारा रियल फंक्शन की बात हो रही है, उसका डोमेन हमने कोई सबसेट ऑफ रियल नंबर माना हुआ है, अगर वो अपने डोमेन के अंदर हर एक पॉइंट पर कॉन्टिन्यूस होगा, क्यों, क्योंकि यहाँ लिखा हुआ है इस बात को, a real function f is said to be continuous if it is continuous at every point। जितने भी उसके अंदर डोमेन के अंदर पॉइंट थे, हर एक पर्टिकुलर पॉइंट पर वो क्या हो गया, कॉन्टिन्यूस हो गया, तब आप क्या कहोगे उसको, फंक्शन इज कॉन्टिन्यूस इन इट्स डोमेन। और डोमेन आपका जनरली क्या होगा, इंटरवल होगा। वो कैसा भी इंटरवल हो सकता है, क्लोज इंटरवल हो सकता है, ओपन क्लोज हो सकता है, ओपन हो सकता है, जो भी उसका डोमेन रहा होगा, ठीक है। तो इसके बाद इसने क्या लिखा हुआ है वो देखिए, दिस डेफिनेशन रिक्वायर्स अ बिट ऑफ एलेबोरेशन। अब उसने एलेबोरेट कैसे किया उसको, सपोज एफ इज अ फंक्शन डिफाइंड ऑन अ क्लोज इंटरवल a, b। क्लोज इंटरवल पे डिफाइन है, मतलब उसके एंड पॉइंट इंक्लूड हो रहे हैं, क्लोज का मतलब यही होता था। देन फॉर एफ टू बी कॉन्टिन्यूस, उस केस में आपका एफ कॉन्टिन्यूस होगा, इट नीड्स टू बी कॉन्टिन्यूस एट एवरी पॉइंट इन a, b। क्लोज इंटरवल के अंदर जितने भी पॉइंट आ रहे हैं, अब रियल नंबर तो इन्फाइनेटली मैनी पॉइंट कंटेन करता है किसी पर्टिकुलर इंटरवल के अंदर डैश प्रॉपर्टी से, तो आपको उन सारे पॉइंट्स का डिस्कशन करना होगा।
इंक्लूडिंग द एंड पॉइंट्स ए एंड बी, आपको ए और बी भी यूज़ करने हैं, उनका भी यूज़ होगा। कॉन्टिन्यूटी ऑफ एफ एट ए मीन्स लिमिट एक्सटेंड्स टू ए पॉजिटिव एफ एक्स, किसके को लाना चाहिए, फंक्शन की वैल्यू एट ए। अच्छा, ये चीज़ यहाँ इंपॉर्टेंट है, वो नीचे भी उसका डिस्कशन किया गया है। जैसे जब आप इस इंटरवल की बात कर रहे हो, ए कॉमा बी इंटरवल की बात कर रहे हो, आप सपोज करो आपने एक लाइन ड्रॉ कर ली एक्स एक्सिस, और उसके लेफ्ट हैंड साइड पर एक पॉइंट ए है और उसके राइट हैंड साइड पर एक पॉइंट बी है। तो जब आप लेफ्ट हैंड साइड पर बात करोगे, उसका डोमेन क्या है, क्लोज इंटरवल ए टू बी। ए के लेफ्ट हैंड साइड जाओगे आप, तो आप अपने उस डोमेन से बाहर निकल गए, वहाँ तो फंक्शन डिफाइन है ही नहीं, तो फिर आप उसकी लेफ्ट हैंड लिमिट की बात नहीं करोगे। क्यों? क्योंकि जो आपका ए पॉइंट है वो लेफ्ट हैंड साइड का पॉइंट है। जैसे ही आप ए से पीछे की तरफ जाओगे, मतलब ए से और छोटा नंबर लोगे, तो वो उसके डोमेन से बाहर चला जाएगा। आपको डोमेन से बाहर नहीं जाना, तो क्या है इसका मतलब, जो एंड पॉइंट होंगे, तो लेफ्ट हैंड साइड के एंड पॉइंट पर जो लिमिट का कंसेप्ट है वो क्या बनेगा, लिमिट एक्सटेंड्स टू ए पॉजिटिव। ए पॉजिटिव का मतलब आप ए को कहाँ से अप्रोच कर रहे हो, राइट हैंड साइड से, ठीक है। वो किसके इक्वल होनी चाहिए, फंक्शन की वैल्यू एट ए के इक्वल होना चाहिए। और जब बी की बात करोगे, तो बी मेरा कहाँ का पॉइंट है, राइट हैंड साइड का पॉइंट है, तो उसके फर्दर राइट जाने पर वो क्या होगा, उसके डोमेन से बाहर चला जाएगा, फंक्शन उसके डोमेन से बाहर चला जाएगा। और वहाँ क्योंकि फंक्शन डिफाइन नहीं, तो आप राइट हैंड लिमिट की बात नहीं करोगे यहाँ पर। तो लेफ्ट हैंड लिमिट क्या आएगी, लिमिट एक्सटेंड्स टू बी नेगेटिव एफ एक्स, किसके इक्वल आना चाहिए, फंक्शन की वैल्यू एट बी के। आप ए के थोड़ी इक्वल लाओगे, क्योंकि अभी आप कहाँ चेक कर रहे हो फंक्शन की कॉन्टिन्यूटी, पर्टिकुलर पॉइंट बी के ऊपर। हमें बी के राइट हैंड साइड नहीं जाना, क्योंकि वो ऑलरेडी डोमेन का सबसे राइट हैंड मोस्ट पॉइंट है, ठीक है। तो आपको ये समझ आ गया कि लेफ्ट हैंड पर क्या करना है, लिमिट एक्सटेंड्स टू ए पॉजिटिव एफ एक्स, किसके इक्वल आना चाहिए, फंक्शन की वैल्यू एट ए के। और राइट हैंड साइड पर क्योंकि आपका पॉइंट बी है, तो लिमिट एक्सटेंड्स टू बी नेगेटिव, मतलब डोमेन में ही रहना है, राइट हैंड साइड क्रॉस नहीं करना बी के बाद। अगर उसकी वैल्यू बी के इक्वल आएगी, तो आप क्या कहोगे, फंक्शन एक्सट्रीम पॉइंट पर कंटिन्यूस था। ए भी उसका एक्सट्रीम पॉइंट है और बी भी उसका एक्सट्रीम पॉइंट है। ऑब्जर्व दैट लिमिट एक्सटेंड्स टू ए नेगेटिव एफ एक्स एंड लिमिट एक्सटेंड्स टू बी पॉजिटिव एफ एक्स डू नॉट मेक सेंस। उसका लॉजिक मैंने आपको समझा दिया कि ये क्यों सेंस नहीं कर रहा। जीरो से छोटा डोमेन में नहीं है, और बी से बड़ा, ए से छोटा और बी से बड़ा, क्योंकि वो डोमेन का पार्ट नहीं है, तो फिर वहाँ आप उसकी लिमिट का डिस्कशन करोगे ही नहीं, ठीक है। अब यहाँ से एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ समझ आई आपको, देखो ये 1 मार्क में आ सकता है। एज ए कॉन्सिक्वेंस ऑफ दिस डेफिनेशन, ये जो डेफिनेशन आपने यहाँ सीखी है, इसका कॉन्सिक्वेंस का आप यूज़ करके क्या कहोगे, इफ़ एफ इज़ डिफाइंड ओनली एट वन पॉइंट। एफ कहाँ डिफाइन है, वन पॉइंट के ऊपर डिफाइन है, मतलब सपोज करो वो 1 पर डिफाइंड था, एक्स इज इक्वल्स टू 1 पर डिफाइंड था, तो 1 के लिए ही डिफाइंड है वो, उसके अलावा वो कहीं डिफाइंड नहीं है, ठीक है। अगर आपको उसकी लिमिट चेक करनी है या कॉन्टिन्यूटी का डिस्कशन करना है, तो कॉन्टिन्यूटी कहाँ होगी, फंक्शन के लेफ्ट हैंड साइड में आप जा नहीं सकते। क्यों नहीं जा सकते, क्योंकि सपोज करो 1 था, तो 1 के लेफ्ट हैंड साइड जाते वो सिंगलटन पॉइंट थोड़ी रह जाएगा, उसके डोमेन के अंदर उसने कहा एक ही पॉइंट है, तो वो पॉइंट आपने क्या माना हुआ, 1 माना हुआ है। तो जब भी सिंगलटन पॉइंट होगा, तो आप ना तो लेफ्ट हैंड साइड जा सकते हैं ना राइट हैंड साइड जा सकते, तो उसकी वैल्यू हमेशा किसके इक्वल आ रही होगी, फंक्शन की वैल्यू एट दैट पर्टिकुलर पॉइंट, जो भी पॉइंट आपका वो सिंगलटन पॉइंट रहा होगा। मैंने उसको एग्जाम्पल में क्या लिया हुआ है, 1। तो उसने कहा बाय दिस डेफिनेशन इफ अ फंक्शन डिफाइंड ओनली एट वन पॉइंट इट इज कॉन्टिन्यूस देयर, ठीक है, वो वहाँ क्या होगा, कॉन्टिन्यूस होगा। दैट इज इफ देयर डोमेन, इफ द डोमेन ऑफ एफ इज अ सिंगलटन, एफ इज अ कॉन्टिन्यूस फंक्शन। तो आप याद रखोगे 1 मार्क का क्वेश्चन अगर आ जाता है कि कोई सिंगलटन फंक्शन है और उसके बारे में पूछा हुआ है कि वेदर इट इज़ कॉन्टिन्यूस और नॉट, तो आपको आंसर वहाँ पर क्या लगाना है, यस लगाना है। क्यों, क्योंकि हमने जो डेफिनेशन 2 सीखी है उसमें ये बात का डिस्कशन किया गया था। तो सिंगलटन फंक्शन जब भी होगा, सिंगलटन पॉइंट के लिए उसको डोमेन के अंदर सिंगलटन एलिमेंट लिया हुआ है, तो वो कैसा फंक्शन बन जाएगा, कॉन्टिन्यूस फंक्शन बन जाएगा उस पॉइंट के अबाउट, ठीक है। तो आपको ये दूसरी डेफिनेशन भी यहाँ समझ आ गई। चलिए इसके बाद समझते हैं। अब जैसे ये पर्टिकुलर एग्जांपल है, अभी हमने मॉड एक्स का फंक्शन पहले भी डिस्कस किया था एग्जांपल 3 के अंदर, और बोला गया था कि फंक्शन को कॉन्टिन्यूस बताना है किस पॉइंट के अबाउट, 0 के अबाउट, ठीक है, वहाँ पॉइंट दिया हुआ था। अब यहाँ ये जो 7th क्वेश्चन है, 7th एग्जाम्पल है, ये उस एग्जाम्पल से कैसे डिफरेंट है, दोनों को कंपेयर करके देखो, दोनों की क्वेश्चन की लैंग्वेज को समझो। आप वीडियो को पीछे लेके जाओ और वहाँ ये चेक करो कि एग्जाम्पल नंबर 3 में क्या क्वेश्चन दिया हुआ था। और अब हम इसका डिस्कशन कर रहे हैं कि एग्जाम्पल नंबर 7 में फंक्शन क्या है। तो फंक्शन 7 के अंदर दिया हुआ है, इज द फंक्शन डिफाइंड बाय एफ एक्स इज इक्वल टू मॉड एक्स अ कंटिन्यूस फंक्शन। अब पॉइंट तो नहीं दिया हुआ, ये पुराने क्वेश्चन से कैसे अलग है कि आपको वो पॉइंट नहीं दिया हुआ जिसके अबाउट आपको चेक करना है। लेकिन हमें ये तो पता था कि मॉडुलस फंक्शन का डोमेन क्या होता है। मॉडुलस फंक्शन का डोमेन बताओ भी क्या होता है। आप सोचो मॉडुलस फंक्शन का डोमेन क्या था, 11th क्लास के अंदर उसको क्या लिखा गया था।
तो मॉडुलस फंक्शन का जो डोमेन लिखा गया था वो लिखा गया था रियल नंबर, क्योंकि आप नेगेटिव पॉजिटिव कोई भी वैल्यू उसके अंदर रख सकते हो, ठीक है। और उसका जो रेंज होता था वो पॉजिटिव रियल नंबर होता था, क्योंकि मॉडुलस क्या करता है, हमेशा वैल्यू को पॉजिटिव बना देता है। तो उसको इन्होंने रीडिफाइन करके यहाँ नीचे लिखा हुआ है, क्या है फंक्शन, एफ एक्स इज इक्वल्स टू माइनस एक्स इफ एक्स इज लेस देन 0। इसका डिस्कशन नहीं करेंगे क्योंकि ये एग्जाम्पल नंबर 3 के अंदर डिस्कस हो गया था। एंड एक्स इफ एक्स इज ग्रेटर देन 0, जब नेगेटिव वैल्यू होंगी तो नेगेटिव रखेंगे एक्स को, और मतलब माइनस से मल्टीप्लाई करके रखेंगे, और जब पॉजिटिव वैल्यू होंगी तो एज इट इज एक्स आप सब्स्टिट्यूट कर दोगे। अब इसके कंसेप्ट का डिस्कशन कर रहे हैं। देखो इन्होंने क्या लिखा हुआ है, वी नो दैट एफ इज कॉन्टिन्यूअस एट एक्स इक्वल्स टू 0। क्यों? क्योंकि आपने थर्ड एग्जाम्पल के अंदर इस बात का डिस्कशन कर लिया था। मेजर जो कंसर्न है आपके लिए वो ये 0 पॉइंट है जो डोमेन का पॉइंट था, क्योंकि यहाँ पर फंक्शन अपना नेचर बदल रहा है, ठीक है। अब सपोज करो 0 से छोटा कोई नंबर ले लिया, 0 से छोटा नंबर हो सकता है -1 हो सकता है, -2 हो सकता है, -3 हो सकता है, कोई भी नंबर हो सकता है। तो वहाँ क्या हुआ, लेट सी बी आ रियल नंबर, सी आपने कोई रियल नंबर ले लिया सच दैट सी इज लेस देन 0, सी क्या है उस केस में लेस देन 0। अब जब भी सी छोटा होगा 0 से, मतलब इस फंक्शन को सेटिस्फाई कर रहा होगा -x को, तो इसका मतलब एफ ऑफ सी किसके इक्वल हो गया, -c के। भाई आपने x की जगह क्या डाल देना है, c, क्योंकि आप c पर अब चेक कर रहे हो। कोई भी जनरल पॉइंट आपने लिया था डोमेन से c, और उस पर वैल्यू चेक करके देखी तो क्या वैल्यू बनी, -c। और अगर लिमिट टाइम्स x टेंस टू c की बात करेंगे fx, तो आपने ऊपर वाला ही तो फंक्शन पिक करना है, क्योंकि x 0 से छोटा है, x यहाँ पर क्या है 0 से छोटा। तो आपने जो फंक्शन पिक करना है वो क्या पिक करना है, -x पिक करना है। और उसमें अगर आप वैल्यू सब्स्टिट्यूट करोगे, लिमिट डालते हैं, जैसे यहाँ लिखा हुआ है लिमिट x टेंस टू c एफ एक्स इज इक्वल्स टू लिमिट x टेंस टू c एफ एक्स की जगह आपने क्या रख दिया, -x। क्यों? क्योंकि वो उस रेंज के अंदर आ रहा है, जो डोमेन का पॉइंट था वो 0 से छोटा लिया हमने, यहाँ देखिए वो चीज़। और उस केस में उसने क्या करना है, -c कर देना, उसको क्या कर देना है, -c। ये बात समझ आ गई यहाँ की डेफिनेशन से। तो आपने चेक किया कि उसकी लेफ्ट हैंड, उसकी c के लेफ्ट हैंड साइड पर, मतलब जो डोमेन है उसका c से जब भी आपने छोटा लिया फंक्शन को, तो वो कॉन्टिन्यूस दिख रहा है आपको। ये बात समझ आ गई। तो पहली चीज़ आपने करनी है कि c के जो भी आपको पर्टिकुलर पॉइंट दे रखा है उसके लेफ्ट हैंड साइड पर चेक करिए जो फंक्शन है वो कॉन्टिन्यूस है या नहीं, क्योंकि जब भी वो 0 से छोटा होगा तो वो नेगेटिव वैल्यू ज्यूम कर रहा है। नेगेटिव में वो फंक्शन हमारा कैसा हो गया, -c वैल्यू दे रहा है। लिमिट किसके इक्वल आ रही है, -c के इक्वल, और फंक्शन की वैल्यू एट दैट पर्टिकुलर पॉइंट भी किसके इक्वल आ रही है, -c के अंदर। ये दोनों वैल्यू इक्वल हो गई, तो इसका मतलब आप क्या कहोगे, लिमिट x टेंस टू c एफ एक्स किसके इक्वल आ गया, fc के इक्वल आ गया। यानी कि फंक्शन की लिमिट फंक्शन की वैल्यू एट c के इक्वल आ रही है। तो ऐसा करके आप कहोगे दैट f इज कॉन्टिन्यूस एट ऑल नेगेटिव रियल नंबर। आपने कोई रैंडम नंबर उठाया था ना c, कोई ऐसा फिक्स नंबर तो लिया नहीं था, जैसे सपोज करो मैंने कहा होता -2 -3, आपने वो नंबर तो नहीं लिया, आपने कोई जनरल पॉइंट ले लिया था c, और वो नेगेटिव नंबर था। और आपने क्या चेक किया कि उसकी लिमिट फंक्शन की वैल्यू के इक्वल आ गई, तो फिर ऑब्वियस सी बात है ये फंक्शन कैसा हो गया, कॉन्टिन्यूस हो गया। दूसरा समझिए, जब आप c को 0 से बड़ा रियल नंबर ले लेते हैं, वो नंबर कोई सा भी हो सकता है, जैसे 2 हो सकता है, 3 हो सकता है, 7 हो सकता है, उस केस में क्या है, फंक्शन किस तरीके से डिफाइन है, जब भी वो 0 से बड़ा होगा तो वैल्यू क्या लेनी है, x लेनी है। तो भाई हम c डालते हैं और c मेरा इस डोमेन में लाई कर रहा है, तो फंक्शन की वैल्यू एट x इज इक्वल्स टू c क्या बनेगी, यहाँ पर आप c वैल्यू डाल देंगे, क्या वैल्यू डाल देंगे, c। आपने c वैल्यू डाल दी तो f ऑफ c किसके इक्वल आ गया, c के, क्योंकि यहाँ रीज़न है आपका, ठीक है। और जब लिमिट की बात करोगे, क्योंकि फंक्शन थ्रू आउट जब भी वो 0 से बड़ा होगा तब आप क्या नेचर लेके चल रहे हो, x लेके चल रहे हो। और जब भी हम इस तरीके का फंक्शन करते हैं जब डोमेन के पॉइंट आर्बिट्री होते हैं, तब आप क्या करते हो, ये करते हो कि लिमिट जो x टेंस टू c एफ एक्स थी वो किसके इक्वल है, लिमिट x टेंस टू c के इक्वल, ठीक है। तो यहाँ से आप क्या कहोगे, फंक्शन की लिमिट 0 पर कितनी आ रही थी, मॉड x के केस में 0 आ रही थी, वो फंक्शन 0 पर कॉन्टिन्यूस था, क्योंकि लेफ्ट हैंड लिमिट राइट हैंड लिमिट और फंक्शन की वैल्यू एट 0 इक्वल आ रही है। लेफ्ट हैंड साइड की लिमिट अगर आप चेक करोगे, लेफ्ट हैंड साइड में चेक करोगे, जब भी वो 0 से छोटा है, मतलब हम डोमेन पर काम करेंगे ना, पूरे कॉन्टिन्यूटी कहाँ बतानी है, इस फंक्शन की कॉन्टिन्यूटी बतानी है। पॉइंट नहीं दिया हो तो पूरे डोमेन पर बात करनी है, और पूरा डोमेन है इसका -∞ से +∞। तो जब भी वो 0 से छोटा होगा तो मतलब वो इस वाले इंटरवल में लाई कर रहा है, -∞ से 0 ओपन इंटरवल। उस केस में आपकी जो वैल्यू आ रही है वो कितनी आएगी, 0 वैल्यू आ रही होगी। और जब वो 0 से बड़ा लेगा इक्वलिटी के साथ, तब आपको वैल्यू क्या मिल रही है, तब भी वैल्यू 0 के अबाउट अगर चेक करोगे तो 0 मिलेगी, और 0 से बड़ा ले रहे हो c को तो वैल्यू क्या मिलेगी, f ऑफ c के इक्वल मिलेगी। f ऑफ c किसके इक्वल आएगा, c के इक्वल आएगा। तो इन दोनों पॉइंट के अंदर क्या हुआ कि हमने ये चेक कर लिया कि जहाँ नेचर चेंज कर रहा है वहाँ कॉन्टिन्यूस आ रहा है, और उसके डोमेन के अंदर
उस पर्टिकुलर पॉइंट के लेफ्ट हैंड साइड और उस पर्टिकुलर पॉइंट के राइट हैंड साइड पर भी वो कैसा बन रहा है, कॉन्टिन्यूस फंक्शन बन रहा है। तो इसका मतलब आप जब आप बात करोगे मॉड एक्स फंक्शन की तो वो फंक्शन कैसा हो जाएगा, मॉड एक्स फंक्शन हमेशा कैसा हो जाएगा, कॉन्टिन्यूस फंक्शन हो जाएगा। इस बात को आप याद रखेंगे कि हमारा मॉडुलस एक्स फंक्शन कैसा फंक्शन होता है, कॉन्टिन्यूस फंक्शन होता है, ठीक है ना। इसको आगे भी मैं यूज़ करूँगा जहाँ हम मॉडुलस से रिलेटेड क्वेश्चन करेंगे कि हमारा मॉडुलस फंक्शन कैसा होता है, कॉन्टिन्यूस फंक्शन होता है, ठीक है। आगे देखिए